हेलो कैंपियंस, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और शिखर बैच के एक और अध्याय में बहुत बहुत स्वागत। जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं और जो लोग निरंतर हमारे अध्याय को, हमारे लेक्चर्स को देखते हुए चले आ रहे हैं, उन सभी का भी दोबारा से स्वागत करते हैं। तो व्यतिकरण के बारे में चर्चा जारी रहेगी और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम समझें कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की क्या जो है कंडीशन होती है, किस शर्त के लिए जो है विनाशी व्यतिकरण होता है और किस शर्त के लिए संपोषी व्यतिकरण होता है। तो आज हम इसको गणितीय रूप से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक सूत्र का भी जो है डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन करेंगे, बिल्कुल जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। आज हम जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी कि परिणामी तीव्रता का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, देखते हैं क्या तरीका होगा डेरिवेशन का। तो हम मान लेते हैं कि दो तरंगे हमारे पास हैं। तो हमने कहा माना माना दो कला संबद्ध क्योंकि आपको पता है कि व्यतिकरण के लिए जो प्रकाशीय स्रोत होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। दो कला संबद्ध स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश तरंगें निकलने वाली प्रकाश तरंगें। तो हम दो तरंगे यहां पर लेंगे और ये तरंगे ऐसी हैं जो कि कला संबद्ध स्रोतों से निकली हैं। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। तो मान लेते हैं कि जो पहली तरंग है वो y1 बराबर a साइन ओमेगा टी है। ये पहली तरंग है। और एक दूसरी तरंग y2 बराबर b साइन ओमेगा टी है। ओमेगा टी प्लस फाइव ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कलांतर हम लोग यहां दिखा देते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जब व्यतिकरण की बात होती है तो इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण होगा। यानी कि सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो दोनों तरंगे एक दूसरे से मिलेंगी, है ना, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो दोनों तरंगों के मिलने से एक नई तरंग का निर्माण होगा, एक परिणामी तरंग बनेगी। तो मान लेते हैं कि परिणामी जो तरंग बनी है उसको हम y से डिनोट कर रहे हैं, y से प्रदर्शित कर रहे हैं उसके विस्थापन को। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे तरंगों के अध्यारोपण अध्यारोपण से परिणामी तरंग या परिणामी विस्थापन आप कह सकते हैं। परिणामी विस्थापन कितना होगा आप सभी लोग जानते हैं, y बराबर y1 प्लस y2 होगा। तो क्यों ना हम y1 और y2 की वैल्यू इसके अंदर डाल दें। अगर हम y1 और y2 को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y बराबर होगा a साइन ओमेगा टी और y2 क्या होगा, y2 होगा आपका b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब दोस्तों हम लिख सकते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी। अब थोड़ी सी गणित लगानी पड़ेगी। ये b, अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आप सबने अपने गणित में पढ़ा होगा। आगे अगर बात को बढ़ाया जाए तो y बराबर
ए साइन ओमेगा टी प्लस ओपन कर दिए ब्रैकेट को बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस अंदर ले जाइए इसे बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये साइन ओमेगा टी और ये वाला साइन ओमेगा टी टर्म इन दोनों से कॉमन लिया जा सकता है। सो y बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं b साइन फाई और इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। ठीक, अब इसके बाद जो स्टेप होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, मिस मत करना उस स्टेप को। अब हम ये कहेंगे, माना हम ऐसा मान लेते हैं, माना कि जो a प्लस बी कॉस फाई है, a प्लस बी कॉस फाई, मैं इसको r कॉस थीटा ले रहा हूं, और जो b साइन फाई है इसे मैं r साइन थीटा ले रहा हूं। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो परिणामी तरंग कुछ इस तरह दिखाई देने वाली है। y बराबर, अब आप ध्यान से देखिए, आपने इसकी जगह पर क्या रख दिया, r cos थीटा रख दिया, तो इसकी जगह पर आप r cos थीटा रख सकते हैं, r cos थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, साइन ओमेगा टी चल रहा है, प्लस आप इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, r साइन थीटा, r साइन थीटा, और इंटू में क्या चल रहा है, cos ओमेगा टी। दोस्तों आप सिंपल तौर पर अगर देखेंगे तो r को कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट के अंदर होगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब वापस से एक फॉर्मूला यहां बन चुका है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो वापस से हम इसको लिख सकते हैं y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो दोस्तों बड़ी ही मजेदार बात है कि परिणामी तरंग का जो आयाम है वो r है और ये परिणामी तरंग की समीकरण है। तो इसे हम कहेंगे परिणामी तरंग, यानी कि जब इंटरफेरेंस हुआ, व्यतिकरण हुआ, तो व्यतिकरण के होने से जो परिणामी तरंग बनी है ये उसका समीकरण है। लेकिन दोस्तों गणित में एक बहुत विचित्र बात है, विचित्र कह सकते हैं या खूबसूरत कह सकते हैं, कि जब भी हम कोई चीज अपने मन से मान लेते हैं तो उसका मान हमें बताना पड़ता है। मतलब आपने यहां पर r और थीटा को इंट्रोड्यूस किया है तो आपको बताना होगा कि r कितना है और थीटा कितना है। बहरहाल उस पॉइंट पर आने से पहले मैं परिणामी तरंग को आपके लिए वापस से लिख देता हूं कि जो परिणामी तरंग आई है वो y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई है। पहले आप ये जान लीजिए कि इस समीकरण में ये जो हमने टर्म्स लिखे हैं वो क्या क्या है। ये जो y है आपका, ये आपका परिणामी विस्थापन है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ये परिणामी विस्थापन है, परिणामी विस्थापन। और दोस्तों ये r क्या है, दोस्तों ये r जो है आपका परिणामी आयाम है, ये परिणामी आयाम है, यानी कि जो तरंग बनी है दोनों के अध्यारोपण से, उससे जो तरंग का निर्माण हुआ है उसका आयाम जो है उसको हम r कहेंगे, और इस थीटा को हम क्या कहेंगे, थीटा को हम परिणामी कला कहेंगे या परिणामी कलांतर कहेंगे। ठीक है, कि जो आपकी परिणामी तरंग है उसमें कितना फेज डिफरेंस है, यानी कि कितना कलांतर है। तो अब हम r और थीटा की वैल्यू यहां पर निकालने वाले हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि हम इन दोनों समीकरण का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले मैं इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करूंगा, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा और वर्ग करके जोड़ दूंगा। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, जरा देखिएगा। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी कॉस फाई
ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर और प्लस बी साइन फाई का होल स्क्वायर, और मेरे राइट साइड में क्या होगा, ये होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इस ब्रैकेट को जरा खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस 2ab कॉस फाई। खोलिए जरा इस वाले ब्रैकेट को भी जरा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहां से अगर आप राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आर स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर जो है एक आइडेंटिटी बनेगी, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बहुत फेमस एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, आप इन दोनों से भी बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस कितना हो जाएगा भैया 2ab कॉस फाई, 2ab कॉस फाई, और यहां आपके पास चल रहा है आर का स्क्वायर। तो क्यों ना हम इस समीकरण को कुछ इस तरह से लिखें कि आर बराबर या आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। अब आप क्या करें, दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए, आर की वैल्यू को फ्री कर दीजिए, सो आर होगा स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। ये हमारा उद्देश्य था कि हम परिणामी आयाम का सूत्र बनाना चाहते थे, जो कि हम कामयाबी जिसमें हमें मिल चुकी है, और यह है परिणामी आयाम का सूत्र यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी जाननी बहुत जरूरी है कि जो हमारा कलांतर है उस कलांतर को हम कैसे लिखें। तो कलांतर को लिखने के लिए बहुत आसान तरीका, आप इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग दे दीजिए। तो अगर मैं कुछ इस तरह लिखता हूं, देखिए अगर मैं कुछ इस तरह लिखता हूं कि आर साइन थीटा को मैं भाग दे देता हूं आर कॉस थीटा से, तो यानी कि मेरे पास यहां क्या बचने वाला है, इधर हो जाएगा आपका, ये देखिए इसके साथ क्या था, बी साइन फाई था, ये हो जाएगा आपका बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई, ए प्लस बी कॉस फाई। तो आप देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होगा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होगा बी साइन फाई डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस फाई। यहां से आपको थीटा मिलना की संभावना पूरी पूरी दिख रही होगी, सो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये होगा बी साइन फाई बटे क्या होगा ए प्लस बी कॉस फाई। तो दोस्तों ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है ये परिणामी आयाम की समीकरण नहीं है, ये आपकी परिणामी कलांतर की समीकरण है। ठीक है, जो रिजल्टेंट आपका फेज आया है, ठीक है, उस रिजल्टेंट फेज को आप ऐसे निकाल सकते हैं, परिणामी कला को आप ऐसे निकाल सकते हैं, और ये परिणामी आयाम का सूत्र है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने सारे फॉर्मूले बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी कि परिणामी तीव्रता का सूत्र बनाना। तो हम ये कहते हैं सॉरी मान लेते हैं, माना प्रथम तरंग की तीव्रता जो पहली तरंग आपको मिली है, प्रथम तरंग की तीव्रता I1 तथा दूसरी तरंग की तीव्रता I2 है। दूसरी तरंग की तीव्रता I2 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये बात याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड।
यानी कि पहली जो आपकी वेव है, पहली जो तरंग है, उसका जो तीव्रता होगा वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। क्योंकि आप देखिए, वापस चले तो जो पहली तरंग थी उसका आयाम कितना था a, दूसरी तरंग का आयाम कितना था b, और परिणामी तरंग का आयाम कितना है r। तो प्रथम जो तरंग है उसकी जो तीव्रता होगी वो I1 अनुक्रमानुपाती होगा किसके, a स्क्वायर के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि I1 बराबर होना चाहिए किसके, ka स्क्वायर के। वहीं यहां पर हम लिख सकते हैं जो दूसरी तरंग होगी उसकी तीव्रता b स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी कि I2 बराबर क्या होगा, ये kb स्क्वायर होगा। वहीं अगर हम परिणामी तीव्रता को I कहें तो I अनुक्रमानुपाती होगा r स्क्वायर के, यानी कि आप कह सकते हैं कि I बराबर क्या है, kr स्क्वायर है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आपको लग रहा होगा कि ये k क्या है। k एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एक अनुपातिक नियतांक है ना। इसके बारे में मुझे पता है ना आपको पता है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है। फिलहाल हमें k के मान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि जो आपका परिणामी आयाम था, जैसा कि हमें पता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, थोड़ी देर पहले हमने ये सूत्र बनाया था, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। थोड़ी देर पहले हमने कुछ इस तरह का सूत्र बनाया था। क्यों ना हम पूरी की पूरी समीकरण को k से गुणा कर दें। अगर पूरी की पूरी समीकरण को हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हालात कुछ इस तरह के होंगे कि के आर स्क्वायर, देखते रहिए, नजर नहीं हटनी चाहिए आपकी, बराबर के ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस के बी स्क्वायर, और यहां आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं 2। देखिए के को मैं कैसे लिखूंगा, रूट के को लिखने का तरीका देखिए भाई, रूट के और रूट के अभी भी तो के ही है, और ये ए को मैं कैसे लिखूंगा, रूट ए स्क्वायर, और बी को लिख देता हूं मैं रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हम I1 और I2 यहां लाना चाहते हैं, तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो के आर स्क्वायर जो है I के बराबर हो जाएगा, के ए स्क्वायर I1 के बराबर हो जाएगा, के बी स्क्वायर I2 के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ये रूट के अंदर हो जाएगा के ए स्क्वायर, और यहां ये रूट के अंदर हो जाएगा के बी स्क्वायर, और ये होगा कॉस स्क्वायर फाई। ध्यान से देखिएगा, I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस 2, इसको आप लिख सकते हैं रूट I1 और रूट I2, और यहां लिखा जा सकता है कॉस फाई। तो प्यारे दोस्तों, ये जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है, ये फॉर्मूला है परिणामी तीव्रता का सूत्र, ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का सूत्र है। दोस्तों, इस फॉर्मूले में हम जो है कंडीशन डालने वाले हैं कि कब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कब इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो चलिए, इस फॉर्मूले के बाद अब हम बात करते हैं कि आपने ये फॉर्मूला, अच्छा दोबारा से दिखाता हूं, आपने नोटिस नहीं किया एक बात, आपने ये चीज नोटिस नहीं करी कि जो परिणामी तीव्रता है, जो आपकी रिजल्टेंट है इंटेंसिटी है, वो कॉस फाई पर निर्भर करती है। यानी कि कॉस फाई अगर अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, तीव्रता भी मैक्सिमम होगी, और कॉस फाई अगर मिनिमम हुआ, न्यूनतम हुआ, तो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता भी न्यूनतम होगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, नंबर एक, कि अगर कॉस फाई अधिकतम है और कॉस फाई का अधिकतम मान +1 है, अगर ऐसा है तो यानी कि फाई कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, या फिर 2 पाई होना चाहिए, या फिर 4 पाई होना चाहिए, सो ऑन। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फाई कितना होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए। अगर फाई 2n पाई है तो लगे हाथ जो है पाथ डिफरेंस भी निकाल दीजिए, पथांतर भी निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पथांतर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई कितना आया है 2n पाई।
तो आप ये पाई से ये पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कर दीजिए, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यानी कि अगर फाई की वैल्यू 2n पाई है, यानी कि अगर कलांतर 2n पाई है तो पथांतर n लैम्डा होगा। तो इस स्थिति में जो आपकी परिणामी तीव्रता होगी वो अधिकतम हो जाएगी I मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2, और यहां हम लिख सकते हैं प्लस 2 रूट I1 रूट I2। तो क्यों ना हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख ले। तो यानी कि I मैक्सिमम जो होगा वो होगा आपका क्या, स्क्वायर रूट नहीं, हाँ स्क्वायर रूट क्यों नहीं, क्योंकि I1 को आप लिख सकते हैं रूट I1 का स्क्वायर, I2 को लिख सकते हैं रूट I2 का स्क्वायर, तो कुल मिला के आप इसको लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। और ये कंडीशन किसकी है, जब तीव्रता मैक्सिमम हो जाती है तो ये कौन सा व्यतिकरण हुआ, ये समपोषी व्यतिकरण हुआ। क्या हुआ, समपोषी व्यतिकरण। तो याद कर लीजिए कि समपोषी अगर व्यतिकरण है तो समपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है, समपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है यानी कि डेल्टा फाई जो होता है वो 2n पाई होता है, और जो आपका पथांतर होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है तरंगों के बीच में, वो कितना होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो ये कंडीशन याद रखिए क्योंकि हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसका इस्तेमाल करेंगे। आइए अब चलते हैं न्यूनतम मान पर। तीव्रता का न्यूनतम मान कब होगा, तीव्रता के न्यूनतम मान की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे जब cos फाई माइनस 1 होगा, यानी कि न्यूनतम होगा, तो उस स्थिति में तीव्रता भी न्यूनतम होगी। यानी कि अगर cos फाई माइनस 1 है तो फाई कितना कितना होना चाहिए, बताइए जल्दी से मुझे। फाई क्या होना चाहिए, या तो पाई होना चाहिए, या फिर 3 पाई होना चाहिए, या फिर 5 पाई होना चाहिए। ये सब की सब एक विषम संख्याएं हैं, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 इंटू पाई होना चाहिए, क्योंकि 2n एक सम संख्या है और माइनस 1 कर देंगे तो विषम संख्या आपको मिल जाएगी। आप n को 1 डालें तो देखिए पहला नंबर मिल गया, n को 2 डालें, 2 दूनी 4 में से गया 3, यहां आप यहां पे 2 डाल, अब यहां पर आप 3 डाल दिए, 3 दूनी 6 में से गया 5। तो यानी कि ये फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n पाई। साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं तथा, ठीक है, पथांतर की मान भी निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बटे 2 पाई, और आपका जो कलांतर है वो कितना है, कलांतर आपका 2n माइनस 1 इंटू पाई है, पाई से पाई को काट दीजिए, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो दोस्तों ये पथांतर की वैल्यू आ चुकी है। तो इस स्थिति में जो आपकी परिणामी तीव्रता होगी, यानी कि जो न्यूनतम तीव्रता होगी वो कितनी होगी, वो होगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से मुझे बताइए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, I मिनिमम बराबर आप इसे लिख सकते हैं रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक, यानी कि अगर तीव्रता न्यूनतम है तो कैसा व्यतिकरण हुआ है भाई, यहां पर विनाशी व्यतिकरण हुआ है। कैसा व्यतिकरण हुआ है, विनाशी व्यतिकरण हुआ है। अगर विनाशी व्यतिकरण हुआ है तो यह बात भी आपको याद करनी होगी कि विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो आपका कलांतर होना चाहिए, जो आपका कलांतर होना चाहिए विनाशी व्यतिकरण के लिए, वो कितना होना चाहिए, वो 2n माइनस 1 इंटू पाई होना चाहिए। और जो आपका पथांतर होना चाहिए, यानी कि जो आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। अब आपसे इसका रेशियो भी मांगा जा सकता है, अनुपात भी पूछा जा सकता है, तो चलिए इसका अनुपात भी बना देते हैं। ठीक है, तो यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात होगा, यानी कि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम,
अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात होगा तो ये आप लिख सकते हैं, ये होगा √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, ठीक है, और बटे कर दीजिए किससे, बटे कर दीजिए √I1 माइनस √I2 के होल स्क्वायर से। अब आप इसके स्क्वायर एक साथ भी तो लगा के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 डिवाइड कर दीजिए किससे, √I1 माइनस √I2, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, तो इसका ये होल स्क्वायर चल रहा है, ये लीजिए होल स्क्वायर आ गया, ठीक, ये सूत्र बन गया एक और। अच्छा, आपका मन नहीं कर रहा है इसे बनाने का, दूसरा बना लो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो √KA², इसको लिख सकते हो √KB², और इसको आप लिख सकते हो क्या नीचे, √KA² माइनस √KB² का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये बात याद रखिए कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात है उसका सूत्र बन गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का पूरा लेक्चर जो कि मैथमेटिकल डिस्कशन था, एक गणितीय सोच पर आधारित था, ठीक है, व्यतिकरण की गणितीय सोच पर आधारित था, वो आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जहां बात करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। और अगर आपने व्यतिकरण को अच्छे से नहीं समझा है तो इससे पिछला वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है, आपको उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात आपसे होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।